सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बेहद कम है, लेकिन सच्चाई क्या है यह दस्तक देकर आपको पूछना है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि वेंटिलेटर की मदद अलग अलग अस्पतालों को पहुंचाई गई है। आज दस्तक देती रिपोर्ट 5 राज्यों से आपको दिखाएंगे, जिससे आपको हकीकत समझ में आएगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। रात के 10 बज रहे हैं और दस्तक हम दे रहे हैं उस पूरी व्यवस्था को, ताकि सब कुछ देश में दुरुस्त रहे। जो पहली रिपोर्ट है हमारी, वो आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि गंगा जी में बहते हुए कई शव नजर आए। अब सरकारी आंकड़े जो कोरोना के मौतों को लेकर गवाही देते हैं वो सही है या फिर गंगा मैया? सरकारी पन्नों में कैद कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाती तस्वीर गंगा के किनारे से आई है। क्या गंगा में बहती आम लोगों के शवों की बढ़ती गिनती इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकारी फाइलों में मौत के आंकड़े सच्चे नहीं हैं? ये शव किसके हैं, कहां के हैं, कहां से बहकर आए हैं? क्या नदी किनारे फैले ये शव गांवों में फैलती कोरोना की लहर की एक अशुभ सूचना का अंदेशा जताते हैं? क्या शमशान घाटों पर अंतिम क्रिया की लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि लोग अपनों को कोरोना से खोकर उनके शव गंगा में यूं बहा दे रहे हैं? इन सारे सवालों की जड़ में है ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गंगा के किनारे घाट पर 1-2 नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए हैं। और इन्हीं शवों की गिनती और शव किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, सब सवालों पर स्थानीय लोग और प्रशासन की जुबान पर अलग अलग बयान है। पहले एसडीओ को सुनते हैं। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। लेकिन बक्सर में गंगा किनारे बहते मिले इन्हीं शवों पर यहीं के बीडीओ अशोक कुमार, उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं। यहाँ पे लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही हैं? तैरती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं। जैसे देखने में ये आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं, क्योंकि इस श्मशान घाट की ये लाशें नहीं हैं। यहाँ पे करीब 40 से 50 लाशें आके लगी हुई हैं। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यहाँ के घाट के किनारे स्थानीय जनता तक पहुँचते हैं और कहानी नए दावों के साथ पलटती नजर आती है। जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ, संक्रमित लाशें हैं वो। अब एसडीओ का आंकड़ा सच्चा है, बीडीओ का आंकड़ा सच्चा है या फिर स्थानीय लोग? सवाल उठता है कि शव कहाँ के हैं। बक्सर का प्रशासन इसके लिए अपनी दलील में इन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों का शव बताता है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका इलाज तो कहीं न कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है। यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आना अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या ये शव सरकारी फाइलों में दर्ज मौत के आंकड़ों में शामिल है? और चिंता की बात यह है कि अगर ऐसे ही नदी किनारे शव फैलते रहे तो क्या कोरोना का संक्रमण और बुरी तरह फैलेगा? पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक। में कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो बीमारी के कारण तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुव्यवस्था की वजह से भी हैं, सरकारी प्रबंधन की वजह से भी हैं, उन दावों की वजह से भी हैं जो सिर्फ हवाई है। अब वेंटिलेटर्स को ले लीजिए। अस्पतालों में
अगर वो कमरों के भीतर बंद होकर धूल चाटते रहेंगे तो आखिर किसी मरीज की जान कैसे बचा सकते हैं? 5 राज्यों से हमारी पड़ताल वाली ये रिपोर्ट देखिए। आईसीयू का कमरा जो है ये पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है। कोई हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थिसिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ एचआर की कमी है। अभी ये बिल्कुल सील बंद है, पैक्ड है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा है। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चलेगा। मरीजों की जिंदगी में सांसों की उम्मीदों पर ताला बंद करने वाली वजहों को आपके सामने लाने पहुंचा है आज तक। आम आदमी को कोरोना के कारण अपने शहर में इलाज के लिए दर दर भटकाने वाले पर्दों को आज खोलने जा रहा है आज तक। और आपको दिखाकर यह हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार के साथ स्वास्थ्य प्रबंधन के हर अधिकारी को पूछना चाहते हैं कि 6 महीने से लेकर 8 महीने बाद भी जो वेंटिलेटर आम लोगों को जिंदगी की सांस दे सकते थे, वो धूल क्यों फांक रहे हैं? क्यों वेंटिलेटर 8-8 महीने बाद भी पॉलीथीन सजाकर जस के तस पड़े हैं? जिसके लिए पहले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद अररिया के सरकारी सदर अस्पताल में, जहां आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं। तो सरकारी अस्पताल के 76 नंबर कमरे में बंद ताला चौंकाता है। रोहित सिंह कर्मचारी को बुलवाकर इस कमरे को खुलवाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर क्रूरता की कहानी सामने आती है। बहुत ध्यान से इस कमरे से आई रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि 1, 2, 3, ये 4, ये 5वां और ये 6ठा, जी हां, जो 6 वेंटिलेटर कोरोना के सबसे बड़े संकट काल में जिंदगी आम गरीब आदमी को दे सकते थे, वो वेंटिलेटर क्या इस्तेमाल हुए होंगे? जहां वेंटिलेटर के साथ के बेड की पॉलीथीन भी आज तक स्वास्थ्य विभाग और अधिकारी नहीं उतरवा पाए हैं। तस्वीरें हम लगातार बिहार के अस्पतालों की दिखा रहे हैं, जहां पर संसाधनों की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी क्रम में इस वक्त हम अररिया जिले में मौजूद हैं, सदर अस्पताल में इस वक्त हम हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आईसीयू कमरे में जो है वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस आईसीयू का कमरा जो है ये पिछले 8 महीने से बंद पड़ा है और जो हमें जानकारी मिली है कि देख सकते हैं इस अस्पताल को 6 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुहैया कराए गए थे 8 महीने पहले, मगर 6 के 6 वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त कार्यरत नहीं है, इनका इस्तेमाल तक शुरू नहीं हुआ है। वेंटिलेटर यानी वो मशीन जो मरीजों के फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जीवन रक्षा करती है। वो मशीन जो पीएम केयर्स फंड यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के तहत पहुंचाई गई। वो मशीन जिसको पाने के लिए बड़े शहरों में लोग अपना घर तक बेचकर इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराने को तैयार है। वही लाइफ सेविंग मशीन महीनों से आकर अररिया के सरकारी अस्पताल में धूल फांक रही है। बिहार में जो भी दावा करता है कि स्वास्थ्य सुविधा जन जन तक पहुंचाने में प्राण झोंक दिए हैं सिस्टम ने, उसे अब ये तस्वीर देखकर शर्म से डूबना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर तो शौचालय के पास तक पड़े हुए हैं बिना इस्तेमाल किए हुए। शौचालय के पास आप देख सकते हैं इसको एक तरीके से यहाँ पे रखा गया है। तो हालात कितने गंभीर हैं बिहार में इस वक्त कोरोना काल के समय अस्पतालों की, जहाँ पर लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए तरस रहे हैं। वहाँ वेंटिलेटर्स इस तरीके से लगता है फेंके हुए हैं। अब बारी आती है कारण जानने की। आखिर क्या कारण है कि महीनों से वेंटिलेटर होने के बावजूद उनका वक्त पड़ने पर जान बचाने में इस्तेमाल तक नहीं किया जा रहा? आज तक संवाददाता रोहित सिंह सिविल सर्जन डॉक्टर MP गुप्ता से पूछने पहुंचे। कोई हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थिसिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ एचआर की कमी है। पता चला कि जब बीमारी मौत बांटने लगी है, तब अररिया के सरकारी अस्पताल का प्रबंधन
इन महीनों से कोने में पड़े हुए वेंटिलेटर को चलाने वाले डॉक्टर और एक्सपर्ट को नियुक्ति करने के लिए नौकरी का विज्ञापन ही अभी दे रहा है और आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए तड़पने को छोड़ दिया गया। और यह कहानी सिर्फ एक जिले या एक राज्य की नहीं, बिहार के ही सुपौल के सरकारी सदर अस्पताल में भी संवाददाता रोहित सिंह ने 2 दिन पहले पड़ताल की है। बाहर से शीशे की तरह चमचमाती इमारत देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि उन सरकारी दावों को आईना दिखाने वाला है यह अस्पताल जो दावा करते हैं कि बिहार में सब कुछ कंट्रोल है। सुपौल के सरकारी अस्पताल में भी अररिया जैसा हाल दिखता है, जहां जिंदगी की उम्मीदों पर ताला बंद करके महीनों से रखा गया है और वेंटिलेटर अंदर बिना इस्तेमाल के कूड़ा किए जा रहे हैं। के बाहर मौजूद है, जहां पर हमें बताया गया है कि 6 वेंटिलेटर्स जो सरकार ने मुहैया कराए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नए वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ पर पीएम केयर फंड के जरिए जो है आप देखिए यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया है बिहार सरकार को, और फिर सभी ज़िलों में जो है इसको मुहैया कराया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बिल्कुल सील बंद है, पैक्ड है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आखिर किस तरीके से बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है कि कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में, वेंटिलेटर की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में आप देखिए ये वेंटिलेटर जो है यूं ही यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ हो रहे सरकारी विश्वासघात की कहानी है, जहां वेंटिलेटर महीनों से पड़े हैं और उनकी पॉलीथीन तक नहीं उतारी गई, और जिन बेड पर मरीज को इलाज मिलना था वो बेड भी वेंटिलेटर के साथ धूल से सने हुए। और पूछो कि क्यों पीएम केयर फंड से आए हुए वेंटिलेटर को आज तक सरकारी अस्पताल में आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो जवाब पूरी व्यवस्था के फेल होने की गवाही देता है। अभी इसमें कमी है, कुछ जो है स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चालू है। टेक्नीशियंस हैं आपके पास? टेक्नीशियन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चलाने वाले डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, वो लोग की कमी है। यानी कोरोना संकट के पूरे 1 साल बाद भी सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर और सफाई का ज्ञान जनता को सरकारों ने दिया, वेंटिलेटर खरीदे बांटे, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जब कोरोना मौत का नाम बनकर सांसें खींचने लगेगा तो इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स की भी भर्ती करनी जरूरी होगी। शहर अस्पतालों में बदहाली की कहानी एक जैसी है। अस्पतालों में संसाधनों की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है, और कोरोना काल में संसाधनों की बर्बादी किसी अपराध से कम नहीं है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और अमरेंद्र कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, अररिया, आज तक। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश भर में 50,000 ऐसे मरीज हैं जो आईसीयू में हैं, 14,000 ऐसे मरीज हैं जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, और लगभग 1,37,000 ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लेकिन ये आंकड़े जिस चीज को नहीं गिनते, जो जाने इस गणना में शामिल नहीं होती, वो हैं जो अस्पतालों के बाहर हैं, इस इंतजार में कि शायद कोई वेंटिलेटर मिल जाए, शायद ऑक्सीजन का प्रबंध हो जाए, शायद आईसीयू बेड मिल जाए। पहली तस्वीर धूल से सने वेंटिलेटर के वो उपकरण जिन्हें अब तक इंतजार है कि कोई आए और इन्हें जोड़ दे। ये तस्वीर किस राज्य की है, थोड़ी देर में देखिए। दूसरी तस्वीर खराब पड़े हुए वेंटिलेटर जिन्हें देखने बनाने की चिंता कोई नहीं कर रहा, मरीज मरे या जिए, ये कहानी किस राज्य की है, आगे जरूर जानिए। और तीसरी तस्वीर वेंटिलेटर ज्यादा है लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के पॉइंट कम, तो निजी अस्पताल को सरकारी व्यवस्था ने वेंटिलेटर किराए पर दे दिए। और ये कहानी किस राज्य की है, ये भी आज देखिए। ये 3 कहानियां देश के 3 राज्यों की, महाराष्ट्र के नासिक से, झारखंड के हजारीबाग की और राजस्थान के भरतपुर, जहां जीवन रक्षक उपकरण को जीवन भक्षक व्यवस्था ने किसी लायक नहीं छोड़ा। नासिक में एक बंद कमरे में जमीन पर पड़े ये उपकरण उस मशीन का हिस्सा हैं, जिसके लिए दिल्ली से कोलकाता तक, लखनऊ से पटना तक, भोपाल से जयपुर तक मरीजों के परिजन दौड़ रहे हैं, ट्वीट करते हैं कि साहब एक वेंटिलेटर वाला बेड दिला दीजिए। बेटे बेटियां वेंटिलेटर पर अपने घर वालों के इलाज के लिए निरीह छोड़ दिए गए। उन्हीं वेंटिलेटर का हिस्सा देखिए
धूल से सना है, जमीन पर पड़ा है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पीएम केयर्स फंड से 60 वेंटिलेटर मिलते हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद भी नासिक में वेंटिलेटर ये किसी काम के नहीं आते, क्योंकि दावा है कि वेंटिलेटर के आधे अधूरे पार्ट मिले और उन्हें अब तक जोड़ा नहीं गया। डॉक्टर काय त्याच्यातले टेक्निकल तज्ञ नाही आहे. ज्या कंपनीने ते व्हेंटिलेटर पुरवले त्याच कंपनीने येऊन ते इन्स्टॉल करून ते बसवून देऊन चालू करून देण्याची जबाबदारी त्यांची कमिशनिंगपर्यंतची जबाबदारी कंपनीची असते. कंपनीने काय केलं, पहिल्या टर्ममध्ये फक्त व्हेंटिलेटरचे बॉक्स पाठवून दिले, परंतु ते जोडण्याचे कनेक्टर पाठवले नाही. आम्ही व्हेंटिलेटर आल्यापासून रोज त्यांना मेल करतोय, फोन करतोय, विनंती करतोय, परंतु त्यांच्यावर पूर्ण देशभराची ती व्हेंटिलेटर पीएम केअरमधून आलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडे तंत्रज्ञ कमी पडतायत. यानी जनता ने जो पैसा देश और देशवासियों की रक्षा के लिए दिया, उस पैसे से भेजा गया वेंटिलेटर अब स्थानीय स्तर पर फेल व्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया। और इस अव्यवस्था की निशानी झारखंड के हजारीबाग में भी देखिए, जहां दावा है कि जनता की जान बचाने के लिए दिए गए 38 में से 35 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। तो राजस्थान के भरतपुर की कहानी जानिए, जहां के प्राइवेट अस्पताल में जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं, ये सरकारी वेंटिलेटर है। तो सरकारी वेंटिलेटर से आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल वाले कई गुना ज्यादा फीस लेकर आम आदमी को जिंदगी देने की बात करते हैं, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से जितने वेंटिलेटर भरतपुर में सरकारी प्रशासन को जनता के जीवन की रक्षा के लिए दिए गए, उतने पॉइंट ही लगाकर चलाने की व्यवस्था सरकारी अस्पताल नहीं कर सका। देखिए, हमारे पास 40 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स आए हुए हैं, उसमें से हमने 19 वेंटिलेटर कोविड के पर्पस के लिए इंस्टॉलेशन करा रखा है। इस वक्त हमारे पास इतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने अपने एमएलए लैड से 60 पॉइंट्स और स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि 60 पॉइंट पर ऑक्सीजन, जिसमें कि वेंटिलेटर लग सकते हैं, उसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा और 15-20 दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो अब कूड़ा होते इन वेंटिलेटर को देखकर ये बात जान लीजिए कि कोरोना से लड़ाई में तैयारी और महामारी को हराने के प्रबंधन दोनों के मामले में सरकारी व्यवस्था चाहे जहां की हो, उसकी कोशिशें खुद अव्यवस्था के वेंटिलेटर पर दम तोड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो बेहद गंभीर मरीजों को जीने में मदद करती है, उन्हें सांस लेने में मदद करती है। लेकिन ऐसे गंभीर मरीजों को भी उत्तर प्रदेश के इटावा में कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, वो हम आपको दिखाते हैं। और ये वेंटिलेटर्स भी तब इस्तेमाल में लाए गए जब आज तक पर खबर दिखाई गई। हमारे हाथ होते हैं स्टाफ नर्स, हमारे जो है वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, इन सब की हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव है। सारे मरीज, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। वो जिंदा आए, लेकिन सिर्फ इसलिए सफेद कफन में लिपट कर नहीं लौटे कि कोरोना हुआ था। वो कोरोना के कारण सांसों की सबसे बड़ी लड़ाई में यूं शव बनाकर इसलिए नहीं छोड़ दिए गए क्योंकि संक्रमण बहुत गहरा है। शव निकल रहा है, शव वाहन खड़े रहते हैं, अस्पताल में शव पड़े रहते हैं, क्योंकि जिस जीवन रक्षक उपकरण के भरोसे एक एक सांस की जंग इन मरीजों को लड़कर जीतनी थी, वो वेंटिलेटर ही इटावा के सरकारी अस्पताल में होकर भी मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। क्यों नहीं हुए? क्यों पड़े रहे वेंटिलेटर? जब बड़े बड़े महानगरों में एक एक वेंटिलेटर बेड के लिए तरसते हैं लोग, तब इटावा के सरकारी अस्पताल में बने कोविड सेंटर में पता चलता है कि 18 वेंटिलेटर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। उस इटावा में जहां रोज दावा हुआ कि 200 से ज्यादा मरीज की जान कोरोना के कारण खतरे में पड़ रही है। सर, वेंटिलेटर की कमी है। ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है। उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है सर। वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए, जो आमतौर पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। सारे मरीज, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है।
इसी कहानी को जब आज तक ने प्रमुखता से दिखाया तो उस प्रशासन की नींद टूटी जिसके जिम्मे इन वेंटिलेटर्स को मरीजों की जान बचाने के लिए अब तक काम करना चाहिए था। एक एक नागरिक की जान के लिए पूरी व्यवस्था को अव्यवस्था की नीम बेहोशी से झकझोरने में जुटे आज तक ने एक खबर दिखा। तो अब इटावा के सरकारी अस्पताल में खरीदने के बाद बेकार पड़े रहे वेंटिलेटर को चलाने वाले तकनीकी जानकार को बुलवाया गया। वेंटिलेटर सारे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और आज एक मरीज को जो सीरियस था उसको वेंटिलेटर पर आज उसका इलाज शुरू करवा दिया गया। आप सोचिए, जहां वेंटिलेटर होकर भी उसके लिए मरीजों को सैफई से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक दौड़ना पड़ा होगा, उन परिजनों पर क्या बीती होगी। दावा है कि इस लापरवाही ने 5 मरीजों की जान ली है, जिम्मेदारी कौन लेगा। अमित तिवारी, इटावा आज तक। क्या कोरोना का संक्रमण जो है वो शहर के बाद अब गांव तक फैल रहा है? क्योंकि गांव में न फैल जाए संक्रमण, इसको लेकर तमाम दावे किए गए। दावे ये कि कोशिशें की जा रही हैं और दावे ये भी कि हमारी उपलब्धि है कि गांव तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर गांव तक ये संक्रमण पहुंचा तो कोहराम मच सकता है। लेकिन क्या गांव तक पहुंच रहा है? इसके कुछ संकेत मिलते हैं। दस्तक की शुरुआत में हमने आपको दिखाया था कि इस तरीके से गंगा जी में बहते हुए शव नजर आए बक्सर में। अब गंगा जी के किनारे ही बसा हुआ एक दूसरा शहर है कानपुर, जहां के 2 गांवों से गांव वालों के मरने की जो खबरें आ रही हैं, वो जिस संक्रमण से मौतें हुई हैं उसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या ये मौतें वाकई कोरोना से हुई हैं। 7 दिन के मौत हो चुकी है, 15-20 दिन के अंदर। और सांस बुखार आता है, बस सांस कमी, पानी खत्म। शाम को गला बुखार आ गया, सवेरे गला खत्म हो गया। ये जानकारी मिलती है। एक दिन में 5-5 आदमी मरते हैं। अब यही जानकारी मिल रही कि फलाने मरी गए, ठिकाने मरी गए, ऐसे सब पता लागत करीब 20 आदमी मर चुका है, 20-25। वजह का अब वजह का यही सब कात कोरोना से मर गए, कोनो कात बीमारी से मर गए, यही सब बता रहे लोग बाग। हमारे गांव में मृत्यु हो रही है, ये कब तक ईश्वर ऐसा करेगा। मैं इस वक्त कानपुर से 50 किलोमीटर दूर उस जगह पर मौजूद हूं जो घाटमपुर से करीब 4 किलोमीटर पहले पड़ता है और इस जगह का नाम है जहांगीराबाद। यहां पर बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। गांव में जिस तरीके से लोगों को इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि उनको बुखार होता है, बुखार होने के बाद खांसी, इसके साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है और इन तमाम चीजों को देखते हुए यहां स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा बेहतर नहीं है। इस वजह से लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और गांव की तरफ एक तरफ ये देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ सके। कानपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर इस जहांगीराबाद गांव में पिछले 20 दिनों में 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है। लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। गांव में यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग, जो गलियां हैं वो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग हालांकि यहाँ कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि उनको मास्क किस तरीके से लगाना है, सावधानी कैसे बरतनी है। गांव में बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप को यहाँ पर सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। इस गांव के लोगों ने हमारी टीम को बताया कि मरने वालों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के बाद सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि मरीजों को अस्पताल तक ले जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस सब के पीछे कोरोना है? मौत यहाँ पर हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से हो रही है। क्या इसकी एक वजह कोरोना भी बताया जा रहा है? जी, इससे स्पष्टीकरण अभी तो नहीं है कि किस वजह से मौतें हो रही हैं, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि सांस लेने में दिक्कत की समस्याओं से अधिकतर लोगों की मौत यहाँ हुई है और शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ सहायता नहीं मिल पाती है। जबकि ये नेशनल हाईवे 86 है, इसी रास्ते से हमारे यहाँ तहसील मुख्यालय के तमाम अधिकारी निकलते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। आज तक हमारे गाँव में सैनिटाइजर नहीं हुआ है, जबकि विधायक जी हर गाँव में जाते हैं और यहाँ तक नहीं आते हैं विधायक जी कि यहाँ भी सैनिटाइजेशन कराया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके।
ऐसा कोई भी कदम शासन का या प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाता है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ के, ये लॉकडाउन लगता है आपको? लॉकडाउन का कोई भी पालन हमारे गांव में नहीं होता है। कितने लोगों की और किन किन घरों में इस तरीके से डेथ हुई है जिनको खांसी जुकाम बुखार रहा हो? क्या गांव के अंदर कुछ टेस्टिंग कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? गांव के अंदर अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, कोई भी जानकारी लोगों को नहीं है, ना कोई अधिकारी यहाँ आया है स्वास्थ्य विभाग से, ना स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आते, ना एनएम या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है, ना ही जागरूक किया जा रहा है। ये दावा अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है कि जिस गांव में लगातार संदिग्ध मौत हो रही है, वहाँ प्रशासन टेस्ट तक करवाने का वक्त नहीं निकाल पा रहा। ये जानने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि आखिर इस गांव में इतनी मौत क्यों हो रही है। आपके पास क्या जानकारी है, गांव में किस तरीके से और कितने लोगों की इस वक्त डेथ हुई है, क्या जानकारी मिली? 30 आदमी की मौत हो चुकी है 15-20 दिन के अंदर, और सांस बुखार आता है, बस सांस कमी खत्म, शाम को गला बुखार आ गया, सवेरे गला खत्म हो गया। ये जानकारी मिलती है। एक दिन में 5-5 आदमी मरते हैं, कोई आज तक सरकारी कोई सुविधा नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ। व्यवस्था क्या दी जा रही है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई हम ही लोग जो गए स्टोर तो ले आए, दवा ये खिलाई, ये करो, काढ़ा बनाओ, ये पियाओ, तो उसके बाद कोई फायदा नहीं। चेकिंग जांच? कोई जांच नहीं है, कोई जांच नहीं है अभी तक। अब यही जानकारी मिल रही कि फलाने मरी गए, ढिकाने मरी गए, ऐसे सब पता लागत करीब 20 आदमी मर चुका है, 20-25। अच्छा, वजह का है? अब वजह का है यही सब, कहा कोरोना से मरी गए, कोनो का बीमारी से मरी गए, यही सब बता रहे लोग बाग। हम तो भैया जाते नहीं कहीं बाहर इधर उधर। जिस उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, तमाम पाबंदियां जनता पर लगाई गई, बावजूद इसके जहांगीराबाद में हमें सब कुछ आम दिनों जैसा लगा। यहाँ तक कि कई बुजुर्ग हमें बिना मास्क के ही मिले। कोरोना उसी वजह से आदमी यहाँ 25-30 मर चुके हैं। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर 25-30 आदमी मर चुके हैं। कोरोना का डर ज्यादा है। शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं, कोई आता जाता नहीं है। सोचिए, जिस महामारी को लेकर लोगों के दिलों में डर है, उससे बचने के लिए वो मास्क लगाने को तैयार तक नहीं है। जबकि हाल ही में इस गांव में एक बुजुर्ग की सांस में तकलीफ होने से मौत हो गई। ये है जहांगीराबाद। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ज्यादा मौतें हुई हैं, उसमें से एक परिवार के बीच में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस परिवार में जिन सदस्य की डेथ हुई है, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनको पिछले कुछ दिनों में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। बेसिकली इनको प्रॉब्लम अस्थमा की पहले से रही है, सांस लेने में दिक्कत, लेकिन अभी इस बीच में सांस की प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर कानपुर में कहीं पर भी नहीं अरेंज हुआ। घाटमपुर से इनका अरेंजमेंट किया गया, घाटमपुर से इनको सिलेंडर दिलाया गया, फिर कानपुर ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर टहलाते रहे कि आप यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। फिर लौट के घर पे आए, घर पे लाने के बाद ये शाम को सही रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर जब हटाया गया है, और मॉर्निंग में वही 5:40 पे ही खत्म हो गया। जहांगीराबाद कानपुर के घाटमपुर इलाके में आने वाला गांव, जिसकी आबादी 6000 और यहाँ तकरीबन 3300 वोटर है। फिर भी इस गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई सुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की ये बदहाली है। ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त खंडहर बन चुका है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य केंद्र जहांगीराबाद। कानपुर के घाटमपुर के एक और गांव परास में भी लगातार संदिग्ध मौत हो रही है। दावा है कि मरने वालों में कोरोना जैसे लक्षण है। गांव के लोगों ने बाकायदा मरने वालों की लिस्ट तक तैयार की है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। गांव वालों का दावा है कि सभी कोरोना से मरे, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए अभी तक शासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। शासन प्रशासन स्वयं सब देख रहा है, क्या कर रहा है, सब बातचीत कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आज तक कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर आज तक एक दिन आए इधर उधर वो छिड़कते फिरते रहे, न दवाइयाँ मिली न कुछ मिला। जब भी कोई जाता है आए और 2-4 लोगों को देखा, देख कर ही चले गए, भग गए यहाँ से। सोचिए, जिस कोरोना की दूसरी लहर ने सारे देश को परेशान कर रखा है, जिसके गांव में जाने का खतरा मंडरा रहा है, उस महामारी को लेकर प्रशासन का रवैया कितना चिंताजनक है। गांव वाले खुद मिल करके यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गांव वालों की तरफ से
सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर कोई टीम नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नदारत है। सवाल यह है कि कानपुर के पास के इन दो गांव लोग क्यों मर रहे हैं? गांव के लोगों का आखिर टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? प्रशासन अब किस बात का इंतजार कर रहा है? जितेंद्र बहादुर सिंह, कानपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोहराम और उस पर भी भारी प्रशासनिक सितम हमने आपको दिखाया किस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं। लेकिन अब बिहार का रुख हम करते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो ये चिंता रहती है कि अस्पताल नहीं मिल रहा, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। बिहार की एक महिला को अस्पताल में जगह तो मिली, लेकिन उसके साथ ही मिली कई डरावनी यादें। देखिए उनकी कहानी। ये लोग मार देंगे, आ जाओ। जो मास्क लगा था ना, मास्क तो ऐसे लगा है ना, लेकिन हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई डाले, लेकिन वो नहीं डाला जैसे उन्होंने। फूटा था सर, राजेश्वर हॉस्पिटल आ गए सर। बाबू के लाश के साथ में निकली सर। अरे ये बेटा अभी तक नहीं खाली हुआ है, खाली नहीं हुआ मतलब क्या, कोई मरा नहीं। ऑक्सीजन का टैंक मुझे खा जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से मेरा बाबू चला गया सर। प्रॉमिस किए थे ना, डायमंड का बैंगल याद है ना, बाबू ने बोला बस वो लास्ट लाइन था मेरे बाबू के लिए। और फिर करके सबने मार दिए। आंखों में आंसू लिए ये सिर्फ एक महिला के दर्द की दास्तान नहीं है, ये बिहार के उस पूरे स्वास्थ्य सिस्टम के स्याह चेहरे की कहानी है जो कोरोना की मार से कराह रहा है। शहर शहर में इलाज के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मिल भी रहा है, उनकी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। मैसेज मुझे आ रहा है, ये लोग मार देंगे, आ जाओ। शाम में अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब होने लगी सर। इस रोड पे ऐसे लेट जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से मैंने सबको कहा इनका मास्क ठीक से लगा हुआ है ना, मास्क तो नहीं लीक कर रहा ना। सब कह रहे नहीं ठीक है ठीक है। फिर मेरी दीदी कहीं दौड़ के डॉक्टर को बुला के लाई, जो मास्क लगा हुआ था सर। वो डॉक्टर क्या बोलते थे सर पता है कि हम लोग नहीं सोएंगे क्या, हम लोग को आराम करने का हक नहीं है क्या, बौखला देते हो हम लोग को, हम लोग आराम नहीं कर सकते क्या। जो नाइट ड्यूटी पे दरवाजा लगा के तो मोबाइल पे गाना सुनते थे, लाइट ऑफ करके सर सो जाते थे। जब वो लोग आए सर तो क्या पता चला कि जो मास्क लगा था ना, मास्क तो ऐसे लगा है ना, लेकिन हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई डाले, लेकिन वो नहीं डाला था सर उन्होंने। रुचि शर्मा नाम की ये महिला अपने पति की जान बचाने के लिए 26 दिनों तक भागलपुर से पटना के अस्पतालों में धक्के खाती रही। उनके पति की जान तो नहीं बची, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का डरावना और दर्दनाक अनुभव जरूर मिल गया। आज रात तक मुझे रुकना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है। तो वहाँ पे कंपाउंडर था, उसने मुझे बोला ये लड़की धक्का मार के निकाल दूं क्या यहाँ से। मैंने उनका पैर पकड़ लिया, तब तक मेरे हस्बैंड को पार्टी हो गई सर। मैंने बोला बस ये साफ करके ना मैं चली जाऊंगी। फिर नहीं, गंदे में पड़ेगा, तुम नहीं साफ करोगी, आगे जो 2 महीना वो आगे साफ करेगा, तुम नहीं करोगी। के सामने सर मैंने बोला ये ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलिए। नहीं ठीक है, ये बौखला रहा है, ये बचेगा क्या, ये नहीं ठीक है, ये बौखला रहा है। अब मेरे हस्बैंड होश में ऐसे ऐसे आंसू निकल रहा था सर मेरे बाबू का। महिला के पति की तबीयत बिगड़ी तो पहले उन्हें भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर जैसी लापरवाही दिखी कि लगा पति की जान पर ही बनाएगी। तो मैंने बोला बाबू डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है। तो उसने मुझे बोला एकदम बस डर, उसने बोला कि बस ऑक्सीजन का डर और कुछ नहीं मुझे यहाँ है। फिर एक दिन मुझे बोला ये डर ना मुझे खा जाएगा, ये ऑक्सीजन का डर मुझे खा जाएगा। तरसों रात में जब ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो गई ना, तब बाबू ने मुझे बोला कि होश खो दिया। तो बाबू बोला बेटी इधर से, तो बेटी, मैंने बोला बेटी क्यों बोल रहे, कह रहे तुम ही मेरी बेटी हो, तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। बाबू मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि मैं जाने वाला हूँ, ऑक्सीजन की कमी से तुम ध्यान रखना। ऑक्सीजन की कमी से मेरा बाबू चला गया। पति की जिंदगी बचाने के लिए रुचि शर्मा उन्हें लेकर पटना आई। अस्पताल बदला, लेकिन हाल यहाँ भी नहीं बदल सका। उसके बाद मेरे जेठ में दीदी ने बोला कि नहीं हम लोग यहाँ से लेके पटना चलते हैं,
यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। पटना में राजेश्वर हॉस्पिटल आए सर, कर फूटा था सर, राजेश्वर हॉस्पिटल आ गए सर। 12-13 दिन गए सर, एक टेबल पे सर मैं ऐसे जो बैठी हूँ, वो जब बाबू का दम टूटा ना तो सर बाबू के लाश के साथ में निकली सर। एक दिन मैंने एक नर्स को बोलते हुए सुना सर कि 10-15 मिनट नहीं आएगा तो ये बेड भी खाली हो जाएगा। एक नर्स आई कहती अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है। खाली नहीं हुआ है मतलब क्या? कोई मरा नहीं है सर, राइट? खाली नहीं हुआ मतलब कोई मरा नहीं है। आंखों के सामने ये महिला अपने पति को तिल तिल कर मरती देखती रही। डॉक्टर और अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं था। एक डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने, किसी ने भी मदद नहीं किया। ग्लोकल हॉस्पिटल सर, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर का ग्लोकल हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पे कोई केयर नहीं होता था। मेरे हस्बैंड पॉटी करके, यूरिन पास करके 4-4 घंटा 10-10 घंटा पड़े रहते थे, कोई क्लीन नहीं करता था। वो फोन करके बोल नहीं पा रहे थे, मेरे हस्बैंड फोन करके मुझे बुलाते थे, मैं जाती थी, मैं क्लीन करती थी। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है और ज्योति कुमार जेंट्स है, वो ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला, ज्योति कुमार ने, कि आप ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का। रुचि ने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, ब्लैक में ऑक्सीजन तक खरीदी, लेकिन जान नहीं बचा सकी। बिहार में मरीजों के बेहतर इलाज के बड़े बड़े दावे करने वालों की सच्चाई बताने के लिए रुचि शर्मा की कहानी कम नहीं है। को मैं नहीं बचा पा, सबने मिलके मार दिया सर, सबने तीनों जगह पे टॉर्चर करके सबने मार दिया सर बाबू। ये दास्तान केवल रुचि की नहीं है, बल्कि रुचि जैसी कई महिलाएं अस्पतालों के और उसके कर्मचारियों के शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं। रुचि ने अपने पति को खो दिया है, लेकिन वो चाहती है कि जो खौफनाक मंजर अस्पतालों का व्यवहार उनके साथ हुआ है, उन्होंने देखा है, वो सबके सामने हो। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।